तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन propensity to consume and propensity to save. तो propensity to consume refers to the, ध्यान से देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है propensity to consume। ये क्या चीज को बताएगा? तो रेशियो बताएगा किसके किसके बीच में, कंजम्पशंस और इनकम के बीच में, ठीक है। और यानी कहने का मतलब ये दो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ये दो चीजों को बताएगा। पहला आपका हो गया एपीसी और दूसरा क्या हो गया एमपीसी। ए से हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशंस और एमपीसी का फुल फॉर्म पढ़े थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशंस, ठीक है। तो एपीसी का हो गया टोटल कंजम्पशंस अपॉन टोटल इनकम। एमपीसी का जो है फॉर्मूला हो गया इंक्रीज इन कंजम्पशन या चेंजेस इन कंजम्पशन अपॉन चेंजेस इन इनकम, है कि नहीं। उसी तरीके से सेविंग के साथ भी हम करेंगे। तो अगर यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जगह टू कर दिया जाए तो यह किसके किसके आएगा, तो रेशियो बिटवीन सेविंग्स और इनकम का बताएगा। ये भी दो चीजों से बताएंगे हम लोग। एक हो गया एपीएस, दूसरा हो गया एमपीएस। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव यानी टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, और एमपीएस हो गया चेंज इज सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम या इंक्रीज इन सेविंग अपॉन इंक्रीज इन इनकम। हाँ, बेसिकली हम लोग चेंज ही लिखेंगे, इंक्रीज नहीं, क्योंकि हो सकता है घट भी सकता है। अब आगे है कि इन दोनों का जो है हमने पहले भी जिक्र किया है कि एपीसी और एपीएस का सम ऑलवेज कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। इक्वेशन बन गया। उसी तरह से एमपीसी और एमपीएस दोनों का जो सम होगा वह क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को, जैसे ऊपर के जो दो इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़े एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, तो उसको जस्टिफाई किया जा रहा है यानी प्रूफ किया जा रहा है कि यह कैसे होगा 1, ठीक है। तो यदि हम टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम का 1/2 हिस्सा जो है हम क्या कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, ठीक है। मान लिया लेट करके बनाते थे ना, तो उसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि लेट द टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी बी 100 या 1, इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो उसका आधा हिस्सा जो है खर्च कर दिए गए, तो बाकी के जो आधा हिस्सा होंगे वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। ये हो गए। तो अब बात आती है कि जो है इसका मतलब हम लोगों ने समझा कि वाई कहने का मतलब क्या है, इनकम। ये तो हम लोगों को सभी को मालूम है कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशंस प्लस सेविंग्स। इसका मतलब हुआ कि वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2, ये जो है 1 बनेगा। आधा जो है कंजम्पशन है, आधा मेरा सेविंग्स है, तो 1 बन गया, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी बातें नहीं है। तो अब बात आती है कि यह जो है एपीसी कैसे निकालते थे। एपीसी की फॉर्मूला होती थी क्या, सी वाई वाई, यही होती थी ना। तो सी बाय वाई मतलब 1/2 अपॉन 1 करेंगे, तो इसे हम लोग 1/2 ही लिखेंगे। बोलिए। उसी तरह से एपीएस का भी अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें
तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन वाई। तो एस अपॉन वाई का मतलब क्या हो गया, 1/2 अपॉन 1, क्योंकि इनकम कितना है 1 है, सेविंग्स कितनी है 1/2 है, कंजम्पशन यहाँ कितना था 1/2 है, इन टोटल इनकम कितना है 1 है। तो ये 2 नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1/2। ध्यान से देखिए, तो इस वजह से किसी चीज को जस्टिफाई करता हुआ निकल, हमने यहाँ पर क्या समझा कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो 1 ही तो बनने वाला है ना, 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम लिए 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 यानी 1 हो गया। बात समझ में आई। तो इसी बात को आगे किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं ऑलवेज 1 होगा। उसी प्रकार से एमपीसी और एमपीएस में भी क्या है, सेम रिलेशन होगा। एडिशनल इनकम जो बचेंगे वह सेव कहलाएगा, और इतना जो है हमने क्या किया है, इनकम स्पेंड कर दिया। अब तो ये भी 3/4 भी मान सकते, कुछ भी माना जा सकता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अपने दिमाग में जो आएगा उस तरीके से 1/3 भी मान सकते। हाँ, तो एक आसान सा बनाने के लिए 1/2 हाफ हाफ ही कर लिया गया है, ताकि इससे क्या इक्वेशंस को, ऊपर के जो इक्वेशंस थे उसे जस्टिफाई किया जा सके। कैसे हम मान लेंगे कि इन दोनों का सम 1 ही होगा, कुछ तो होना चाहिए ना। तो ये बातें हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, हम लोग समझेंगे कि डेल्टा सी प्लस डेल्टा एक्स, यानी इन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशंस प्लस चेंज इन सेविंग्स। उसी तरीके से अब हम रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, एमपीसी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स। तो हमारा जो भी आएगा वैल्यू वह क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसमें हमको नहीं लगता कोई परेशानी की बात होगी। क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए दिया गया है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है 1000 करोड़ है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इतने हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ध्यान से देखा जाए तो मेरा जो है इनकम कितना दिया गया है 1000, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है 750 करोड़। ठीक है, 750, और सेविंग्स क्या हो जाएगा, सेविंग्स मेरा 250 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और हमसे मांगा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस मांगा है। तो एपीएस निकालेंगे कैसे, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम। टोटल सेविंग्स हमारा 250 आया, और टोटल इनकम कितना आया, टोटल इनकम हमारा 1000 है। अगर हम कैलकुलेट करें तो 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 0.25। अगर ये इससे परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो 25%। बात समझ में आई। इसका मतलब हुआ कि 25% हिस्सा जो है इनकम का, वह हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्या एपीएस जो है निगेटिव हो सकता है, हाँ या ना। तो निगेटिव यानी सेविंग्स कब निगेटिव हो सकता है, जब हमारा इनकम जो है, जब हमारा इनकम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, कंजम्पशन से। मतलब कि खर्चा जो है ज्यादा हो रहा है और हमारी जो है इनकम क्या है, बहुत ही कम है। जैसे इलस्ट्रेशंस के माध्यम से हम लोगों ने एक जगह देखा था कि इन बेसिक जो इनकम है, मतलब कि खर्च जो है, कुछ खर्च जो है वो डिपेंड नहीं करता है इनकम के ऊपर। ठीक है, चाहे आप कमाए अथवा नहीं कमाए, उतना खर्च करना ही पड़ेगा, है ना। एक एग्जांपल्स था, इस तरह का इलिस्ट्रेशन था, 0 इनकम था तो 30 जो है कंज्यूम हो रहा था,
फिर 50 इनकम हुआ तो 60 जो है कंज्यूम हो रहा था, फिर जो है 100 हुआ तो 100 ही कंजम्पशन हो रहे थे, ठीक है, फिर 150 तो यहाँ 140, इस तरीके का हम लोगों ने एक डेटा देखा था, है कि नहीं, याद है? जी जी सर। तो यह तब हो सकता है निगेटिव जब हमारा एस क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, यानी इसका मतलब निगेटिव तब आ सकता है जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा। तो कंजम्पशन से जो है इस जगह पे भी आपका ज्यादा है, इस जगह पे भी ज्यादा है, तो आप बता सकते हैं। अब बात आती है कि क्या एपीएस जो है, एपीएस जो है वह जीरो हो सकता है क्या? एपीएस जीरो हो सकता है, हाँ या ना? तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल हो सकता है। कब होगा? जब y इक्वल्स टू हो जाएगा कंजम्पशन के इक्वल। जब हमारा एक भी रुपया नहीं बचेगा तो एपीएस इस कंडीशंस में क्या हो जाएंगे, जीरो नहीं होंगे, क्योंकि सेविंग्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। सेविंग्स इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो अपॉन वाई करेंगे तो जीरो ही तो होगा, तो एपीएस जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या एपीएस जो है मेरा पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है? बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। कंडीशन क्या है? जब इनकम यानी वाई क्या होगा, कंजम्पशन से ज्यादा होगा। मतलब इस कंडीशंस में एपीएस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू लाएगा। बात समझे? जी इन दोनों कंडीशंस में क्या हुआ, एपीएस हमारा निगेटिव आया। इन दोनों कंडीशंस में हमारा निगेटिव आया। अब बात आती है कि एपीएस एंड एमपीसी आर two parameters, the value of which parameter can be greater than 1 and when। तो कहता है कि एपीएस और एमपीएस जो है यह क्या है, दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो एपीएस और एमपीएस, सॉरी एमपीसी, एपीसी और एमपीसी दो पैरामीटर्स हैं, और इनमें से कौन जो है वन से ग्रेटर हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि अभी हमने क्या देखा, एपीसी, एपीसी में ही हम लोग क्या करते हैं, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम देखते हैं। तो टोटल कंजम्पशंस अपॉन टोटल इनकम जब देखते हैं तो टोटल कंजम्पशंस अगर मेरा हाइयर हुआ किससे, इनकम से, तभी जो है ये क्या हो सकता है, एपीसी सी बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब सी ज्यादा होगा तभी तो एपीसी की वैल्यू ज्यादा आएगी वन से। बात समझ में आ रहा है? जी तो इसका आंसर क्या आ रहा है कि वैल्यू ऑफ एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। अब बात आती है क्या एमपीसी की भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो हमारा जवाब होगा नहीं। वजह क्या है कि मार्जिनल जो है, मार्जिनल जो है, कहने का मतलब मार्जिनल इनकम, सॉरी मार्जिनल कंजम्पशंस, हाँ जो है कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता किससे, इनकम से, मार्जिनल इनकम से, ठीक है। अब बात आती है कैन एमपीएस और एमपीसी ईवर भी निगेटिव, कभी निगेटिव हो सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आगे हम समय, मतलब हमारा समय बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, इनकम भी बढ़ता है और कंजम्पशंस में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि मेरा जो है ये निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकते। पावर
पॉइंट्स एंड रिवीजन। हो गया क्या चैप्टर एंड? चैप्टर की समाप्ति हो गई क्या? अच्छा चलिए, तब चैप्टर की समाप्ति हो गई तो पुराना देखें कितना याद है। ये देखिए डेफिनेशन है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, जहाँ पे होल लिखा होगा, होल यानी होल इकोनॉमी, उसी की बात हो जाएगी। किसी में लिखा है क्या, डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये बात तो सही है। Total unplanned expenditure on goods and services in the economy during an accounting year, an accounting year कहे या 1 ईयर कहे, बात ये भी सही है लगभग। Total investment expenditure और सेविंग्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यह भी सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ओपन इकोनॉमी, हमने दो तरह के इकोनॉमी पढ़े थे, एक था क्लोज्ड इकोनॉमी और दूसरा था ओपन इकोनॉमी, था ना। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या पढ़े थे? पहला था, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या था, दो तरह के क्लोज्ड इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे थे। एक था प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीसीई प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्लोज्ड इकोनॉमी का पहला हिस्सा। दूसरे में क्या था कि जो है दूसरा का जो है था क्लोज्ड इकोनॉमी में हम लोगों ने पढ़ा था प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो होगा, फिर जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा, साथ ही साथ क्या होंगे, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होगा, है ना। इसमें प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। अब ओपन इकोनॉमी में क्या पढ़े थे? ओपन इकोनॉमी में मतलब कि हमारा इकोनॉमी जब ओपन हो जाएगा तो हम लोगों का जो है क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होगा। यानी इसमें पीसीई पीआईई प्लस जीई प्लस एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट्स, ये चारों टर्म आ जाते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होना चाहिए, है ना जी। ठीक है। कंजम्पशन फंक्शंस, कंजम्पशन फंक्शंस को ही हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यही नहीं पढ़ा था, एपीसी। तो ये किसके रिलेशनशिप को बताएगा, कंजम्पशन फंक्शन है तो सीधी सी बात है कंजम्पशन के बारे में देखना है। इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, हाँ इसमें दिख रहा है, सॉरी। तो कंजम्पशन एंड इनकम हो जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गया, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। जहां देख लें ये तो है नहीं, है ना, ये तो 1/MPC हो जाएगा, 1/MPC हो गया। ये क्या हो जाएगा, एमपीसी का फॉर्मूला हो गया। ये क्या बन गया, 1/APC बन गया। ये क्या हो गया, एपीसी का फॉर्मूला। तो हमें तो ये चाहिए था। बात समझ में आया? जी। चलिए, अब बात आती है कि एक सेकेंड, एमपीसी इज इक्वल टू, एमपीसी इज इक्वल टू क्या होगा, कंज्यूम चाहिए तो ऊपर में कंजम्पशन वाला चाहिए, और मार्जिनल है तो डेल्टा मतलब चेंज, तो ये वाला सी ऑप्शन होने चाहिए, है ना। क्योंकि ये सी अपॉन वाई क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है एपीसी का, वाई अपॉन सी क्या हो जाएगा, 1/APC हो जाएगा। इसे हम 1/APC
एमपीसी कह सकते हैं, और ये क्या हो गया, एमपीसी हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। एमपीसी दिया हुआ है 0.5, ठीक है। एमपीसी दिया हुआ है 0.5, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। तो कहता है कि इनकम इंक्रीजेस बाय 100, यानी डेल्टा वाई दिए हुए हैं हमारे पास, कितना, 100। 100। हाँ, एमपीसी दिया हुआ है 0.5, डेल्टा सी निकालना है हमें, ठीक है। तो अब ध्यान से देख लेते हैं कि डेल्टा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा। डेल्टा सी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 100, 0.5 इंटू 100 यानी 50 हो जाएंगे। कहाँ है 50, यहाँ दिखा, हो गया आंसर। उसी प्रकार से हम लोगों को निकालने कहा है एपीसी, ठीक, एपीसी निकालने हैं। तो एपीसी के फॉर्मूला क्या है, एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। वाई। हाँ, सी दिया हुआ है क्या, देख रहे हैं कि हाँ बिल्कुल दिया हुआ है 450। वाई कितना दिया हुआ है, 1000, 1000। है ना। हाँ 1000 कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बन गया, 45% भी कह सकते हैं और 0.45 भी कह सकते हैं। तो जिसमें आंसर होगा परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज में देंगे, अगर परसेंटेज में नहीं होगा तो 0.45 में देंगे। कहाँ है 0.45, ये है, ठीक है। अब बात आती है कि व्हेन एस चेंजेस फ्रॉम 0 -32 -20, बात आती है कि जो है एस यानी सेविंग्स जो है -30 से -20 कब होगा। बात आ रही है कि -30 पहले बहुत कम, मतलब बचता ही नहीं था, उल्टा हम लोगों को दूसरे से 30 रुपए कर्ज लेकर के काम करने पड़ते थे। अब क्या हुआ कि 20 रुपए ही कर्ज लेने पड़ रहे हैं, पहले हम 30 रुपए कर्ज ले रहे थे, ठीक है। अपने जरूरत को पूरा करने के लिए 30 रुपए कर्ज लेना पड़ रहा था, अब जो है 20 रुपए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जो इनकम है बढ़े होंगे, है ना, थोड़े से हाँ। बढ़े होंगे तभी तो इसका मतलब है कि इसमें बढ़ोतरी हुई इनकम की, तो डेल्टा एस निकालने कहा गया है। तो डेल्टा एस क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस, क्या होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है, -20 है, माइनस डालेंगे, और इनिशियल वैल्यू कितना है, -30। सॉल्व कीजिएगा तो -20 + 30 बन जाएगा, दैट मीन्स +10, ठीक है। कहाँ है आंसर, ये है। कोई परेशानी, नहीं। पूरा रिवाइज हो जाएगा एक तरह से, सही है। सेविंग फंक्शंस, सेविंग फंक्शंस जो है किसको बताएगा, एपीएस को सेविंग बताता एंड है। इनकम। सेविंग एंड इनकम, बिल्कुल इनकम। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये जो सी के ऊपर जो डैश दिया हुआ है, ये किस चीज को बताता है, वैल्यू ऑफ पी व्हेन y is 0। ठीक है। मतलब कि इनिशियल कंजम्पशंस को बताता है, मतलब कि कुछ बेसिक कंजम्पशंस हैं जब चाहे हमारा इनकम 0 ही क्यों ना हो, ठीक है, यही होगा, ठीक। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या है, S/Y। S/Y, ठीक है। एमपीएस दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है कितना, 0.6,
what will be delta S when income increases by 50? एमपीएस दिए हुए हैं, तो एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इसका मतलब है वाई जो है 50 रुपया बढ़ा, डेल्टा एस अब कितना बढ़ा देखते हैं, और यहाँ पे 0.6 लिखे हुए हैं। इसका मतलब हुआ डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये 50 उधर जाएगा, 6 पंचे 3, 30 कितना होगा बताइए? 30 होगा। 30 300 नहीं ना होगा, 30 होगा। 30 होगा, ठीक। एमपीसी इज 40%। एमपीसी कितना है? 40%। 40% का मतलब हम लोग समझते हैं 0.40, ये भी समझते हैं। तो इसका मतलब एमपीएस कितना होगा? तो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि एमपीसी प्लस एमपीएस ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। तो जब एमपीसी हमारा 0.40 हुआ, यानी 40% हुआ, ठीक है, तो एमपीएस कितना होगा? बाकी 0.60। इसी को हम दूसरे शब्दों में 60% कह सकते हैं, है कि नहीं? तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक। अब जो है, if consumption function is equals to C is equals to by, what will be the saving function? ये क्या होंगे बताइए? C equals to by, ये B क्या था? B था MPC, था ना? और 1 माइनस एमपीसी कर देंगे तो ये सेविंग्स निकल आएगा, मतलब चेंज इन सेविंग इनटू टोटल इनकम कर दिए तो ये टोटल सेविंग्स निकल जाएगा। इस तरह का फॉर्मूला हम लोगों को ढूंढना है, यानी एमपीसी की जगह पे 1 बी देखना है हमें। तो कहाँ पे दिया हुआ है दिखाइए? ऑप्शंस बी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, बिल्कुल। अगर हम एमपीएस को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीएस, इसका मतलब ये भी सही है। अच्छा, एमपीसी को उधर भेज दें 1 की तरफ, तो 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस हो जाएगा। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस सही है। एमपीसी इक्वल टू 0.4 दिया हुआ है, डेल्टा वाई दिया हुआ है 1000, व्हाट विल बी डेल्टा एस? निकाल सकते हैं, ये आपका काम। स्लोप ऑफ एस लाइन इज इंडिकेटेड बाय, स्लोप ऑफ एस लाइन जो है, ये एस लाइन किसे कहते थे? सेविंग्स वाले को, है ना? तो ये सेविंग्स वाला जो है क्या बताएगा? एमपीएस और 1 माइनस एमपीएस को भी बताएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही होंगे, है ना? क्योंकि ये एमपीएस कहिए या 1 माइनस एमपीसी कहिए, ये भी तो एमपीएस ही है। स्लोप ऑफ एस लाइन जो है एमपीएस को बताता है। अगर यहीं पे कहा जाए स्लोप ऑफ सी लाइन क्या होगा, तो वहां पे हम कहेंगे कि एमपीसी को बताता है ये, है ना? ठीक है जी। कंजम्पशंस दिए हुए हैं यहाँ पे इक्वेशंस के फॉर्म में। इनकम दिया हुआ है इतना, ऑटोनोमस कंजम्पशंस निकालना है, मतलब वैल्यू पुट करके, वाई का वैल्यू पुट करके हम लोग निकालेंगे कितना, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, अब प्लस 100 कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, है ना? एक मिनट। कि गड़बड़ हो गया?
गड़बड़ हो गया लग रहा है। 100। हाँ, कैसे गड़बड़ हो गया जरा देखें। 0.5 इंटू 1200 करेंगे, क्योंकि खाली वैल्यू पुट करना है तो है। 10 से ये करता हूँ तो 120 गुना 5, 600। 600 ही होगा ना। 600 और प्लस 100, 100 700। तो 700 होने चाहिए। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, या तो इसको 400 मान लिया होगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो सकता है कि इसे 400 समझ लिया होगा, और 600 प्लस 400 1000 का आंसर यहाँ पर शायद दे रहा है। तो ये एक वैल्यू को हम लोग काट करके इसी को हम लोग 700 कर देते हैं, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सी दिया हुआ है इतना, वाई दिया हुआ है इतना। सेविंग एट 0 इनकम लेवल विल बी। सेविंग्स इस बार निकालने हैं हमें, तो सेविंग्स निकालने हैं तो एस का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है। एस इज इक्वल टू 300, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं। एस इज इक्वल टू 300 तो रहेगा ही, प्लस ये जो है 0.8 तो क्या दिया होगा, एमपीसी दिया हुआ होगा। यहाँ पे हम 0.2 लिखेंगे, है ना, और इंटू 500 लिखेंगे। बताइए, क्योंकि y की जगह पे हमें 500 चाहिए, तो 500 गुना 0.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा। 100, 300 प्लस 100, 400 होनी चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता है, हैं? सबका आंसर थोड़ी गलत हो सकता है। 18 का ए दिया हुआ है 100, 19 का बी दिया हुआ है 300। ये गड़बड़ हो रहा है। फॉर्मूला ये देखिए का एक बार, ठीक है। इसको, इस फॉर्मूला को एक बार देखना पड़ेगा, हम शायद हम लोग भूल गए, इस वजह से गड़बड़ हो रहा लगता है। अच्छा, 20 नंबर पहले देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है। ब्रेक इवन पॉइंट जब वो कब कहलाता है, जब y इक्वल टू सी हो, या जो है s इक्वल टू 0 हो। तो ध्यान से देखिए, तो y इक्वल टू यानी मतलब इनकम और कंजम्पशन जब बराबर हो जाएंगे तो इसी के वैल्यू तो 0 आएंगे। इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ सेविंग्स ही नहीं बचा, तो ये ऑप्शंस क्या होंगे, बोथ बी एंड सी, है ना। ये तो होगा नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोगों ने देखा है। अब जो है 18 और 19 का पहले देख लेते हैं। वहां पर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सबको एक बार मैच कर लिया जाए क्या, कितना गड़बड़ हो गया। कहता है कि 1 का ए बी सी 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 5 तक देख लेते हैं पहले। 1 इसका कह रहा है कि 1 का ए, अच्छा, इसका कह रहा है डी, इसका कह रहा है सी, इसका भी कह रहा है सी, इसका भी कह रहा है सी। अच्छा, नेक्स्ट हो गया बी डी बी सी ए। बी डी बी सी ए कहाँ गया, बी डी 6 से देखना है ना। बी, ये भी बी है, डी, बी, सी, सी होनी चाहिए, सी, ए होनी चाहिए, ठीक है। 11 नंबर डी ए बी बी डी, डी ए बी बी डी, डी ए बी
बी और ये डी। 16 नंबर सी डी, ये तो सी है, सॉरी इसमें क्या है, अच्छा इसको सॉल्व ही नहीं किए थे तो आ ही जाएगा, ये तो कर ही लीजिएगा। 0.4 है, डेल्टा एस निकालना है तो कर ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि डेल्टा एस तब निकलेगा जब एमपीएस निकलेगा। तो एमपीएस कितना होगा, 0.एमपीएस पहले तो हम लोग जानते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस हो जाता है हमारा 1। तो यहाँ से हम एमपीएस पहले निकालेंगे, तो एमपीएस मेरा 0.6 आ जाएगा, एमपीएस 0.6 आएगा, है ना। 0.6 हो गया, तो इसका मतलब है डेल्टा एस बाय इज इक्वल टू क्या निकलेंगे, 0.6 इंटू 1000। जब करेंगे तो 600 आएगा, तो इसलिए सी तो होगा ही, इसका सी हो गया। उसके बाद क्या कहता है 17 का डी, तो ये भी सही था, ये भी सही था, इस वजह से यहाँ लगाए हुए हैं, ये भी सही है। 18 और 19, 18 का ए बोला जा रहा है, इसको एक बार देख लेना है, इस इक्वेशंस को शायद भूल रहे हैं। 19 का बी बोल रहा है, जबकि हम लोग ला रहे हैं कुछ और ही। इसका मतलब ये भी देखना है, ये 2 सवाल देखना है। 20 का तो डी आ चुका है, और 1 का डेफिनेशन में क्या गड़बड़ी कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1 नंबर 1 भी गलत हुआ है ना, यहाँ पे कह रहा है कि डी है, तो ऑप्शन से हम लोगों का डी आ रहा है, वो कह रहा है ए होगा, क्या गड़बड़ हो गया। तो एग्रीगेट डिमांड की बात है ना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, डिमांड ही तो देखना है केवल, इसलिए या एक्सपेंडिचर नहीं देखने, एक्सपेंडिचर नहीं देखने, ठीक ठीक ठीक। तो इसका क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड में तो केवल और केवल डिमांड की ही बात होगी, ठीक है, बात समझ में आया। चलो आ जाए आगे। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कहा है, अच्छा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम aggregate demand always refers to ex ante aggregate demand, ex post aggregate demand। तो क्या होगा, रेफर्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम जो है इसे बताने की कोशिश करेगा, एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे ब्लैंक है, क्या है, aggregate demand is always expressed as what people actually, aggregate demand है ना, wish to spend, wish to spend। A two sector closed economy includes household sectors and कौन होगा, गवर्नमेंट सेक्टर की बात होगी। Dash implies planned output in the economy ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये तो एग्रीगेट सप्लाईज की बात होनी चाहिए। स्लोप ऑफ सी लाइन इंडिकेट्स, सी लाइन इंडिकेट किसे इंडिकेट कर रहा होगा, एमपीसी को, हमने पढ़ा है एमपीसी को, इसका मतलब है एडिशनल, वहां पर एडिशनल इनकम की दिखेंगे। In the two sector closed economy, if consumption is equal to income, average propensity to save क्या हो जाएंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हो जाएगा 0, क्योंकि कंजम्पशंस क्या हो रहे हैं, इनकम के इक्वल हो रहे हैं, तो सेविंग्स तो हुआ ही नहीं। जब सेविंग्स हुआ नहीं तो एपीसी क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, एस अपॉन इनकम, तो एस मेरा 0। नेक्स्ट है
स्ट्रेट लाइन सी लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन सी लाइन, तो जो स्ट्रेट लाइन होगा तो वह तो लीनियर बनाएगा। व्हेन एस लाइन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, एस लाइन क्रॉसेस, ये सप्लाई का है तो इसको तो पढ़ना है नहीं तो। डैश शोज सेविंग, सेविंग की बात हो रही है तो जरूर या तो एपीएस का होगा या तो एमपीएस का होगा। आगे देखते हैं, पर यूनिट ऑफ एडिशनल आ गया, तो एडिशनल तो मार्जिनल में ही जाते हैं तो एमपीएस की बात हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म इन कंजम्पशन फंक्शंस, कांस्टेंट टर्म इन कंजम्पशन फंक्शंस को क्या कहा जाता है? ऑटोनोमस कहा जाता है कि उतना तो खर्च होना ही है, कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप कमाएं अथवा नहीं कमाएं। कोई दिक्कत है? क्या हो गया? जवाब नहीं आया। नहीं सुन पा रहे हैं क्या? बोल तो रहे सर, नहीं है दिक्कत। चलिए, तो इस बार हो गया। ट्रू फॉल्स करते रहिए अपने से। मैच द फॉलोइंग करते हैं, जो पहले आता है उसको पहले करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो क्या कहता है? एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कहाँ है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? कहीं पे दिया हुआ है। स्लोप ऑफ सी लाइन किसे बताता है? स्लोप ऑफ सी लाइन तो बताएगा किसको? एमपीसी को बताएगा ना। तो दिया तो है ही नहीं, कैसे कर रहा है? एग्रीगेट सप्लाई, एक्चुअल प्रोडक्शन से एग्रीगेट सप्लाई हो गए। अच्छा, ये एग्रीगेट डिमांड क्या है? यह एक फ्लो कंसेप्ट है। इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कैन बी ग्रेटर देन वन, कौन हो सकता है? एपीसी हो सकता है। एपीसी क्या हो सकता है? कैन बी ग्रेटर देन वन हो सकता है। ठीक है, फिर कहता है कि एपीएस, एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है यह क्या होगा? आगे कहता है एक फ्लो कंसेप्ट डिक्रीजेज एडी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, स्लोप ऑफ सी लाइन, एक्चुअल प्रोडक्शन कैन बी ग्रेटर देन वन, तो हो गया, इसको छोड़ना ही नहीं है। एपीएस क्या होगा? ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एक्चुअल प्रोडक्शन तो एग्रीगेट सप्लाई से रिलेट करेगा। ये भी कह, या तो एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो है अब फ्लो कंसेप्ट है, सप्लाई कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो ये फ्लो हो रहा है। आज इसके पास सप्लाई की है, आज इसके पास सप्लाई की है, तो ये फ्लो है, हो रहा है, तो इस वजह से ये एग्रीगेट सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है। ये समझ गए? नेक्स्ट है ये तो स्लोप ऑफ सी लाइन, स्लोप ऑफ सी लाइन किसे बताएगा? इस ये वाला तो कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा। एक स्लोप ऑफ सी लाइन क्या दिया हुआ आंसर सर? यहाँ पे क्या दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ, करेक्ट पेयर देखना है, कौन करेक्ट पेयर मैच किया हुआ है, केवल यही देखना है और कुछ देखना ही नहीं था। तब ना
केवल यही दोनों सही मिला हुआ है और बाकी सब जो है अनाप शनाप दे दिया है ऑप्शंस। एक ठोका तो यहाँ पे एपीसी जो है कैन बी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है कि नहीं। एपीसी का कैन बी ग्रेटर देन 1 कब हो सकता है, जब कंजम्पशन जो है क्या होगा, इनकम से ज्यादा होगा, है कि नहीं। कंजम्पशन जब इनकम से ज्यादा होगा तो एपीसी हमारा 1 से ज्यादा हो सकता है, ये भी पढ़े हम लोग। एग्रीगेट सप्लाई एक फ्लो कंसेप्ट है, तो यह भी पढ़े हैं, तो इसमें पढ़े नहीं है, मतलब टॉपिक नहीं था तो पढ़ना क्या। अब बात आती है यहाँ पे मैच करने बोला है, कि यहाँ पे भी वही कहा है, पता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा हाँ, इस बार मिलाने कहा है, तो ध्यान से देख सकते हैं, जो हमको पहले आएगा वो हम करेंगे। सेविंग्स की बात आ रही है, ठीक है, सेविंग्स यानी इनकम माइनस कंजम्पशंस, यही होगा ना। एमपीसी यानी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये होना चाहिए, ठीक है। y इक्वल टू सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेविंग्स क्या होगा, 0 होगा, ये तो समझ में आ गया। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स से निकालते हम लोग, x माइनस एम। एडी कर्व की क्या होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी स्केड्यूल को ही एडी कर्व कहते हैं। ये तो मिल गया, सारा मिल गया। अब आपके पास सामने रहा वेरी शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये सब आप पढ़ के दिमाग में सेट कर लेना है, और क्या याद थोड़ी करना है, समझा हुआ रहेगा तो कोई परेशानी की बात ही नहीं होगी। अब तो हमको नहीं लगता कि इस चैप्टर में कुछ बचा है कि नहीं। एनालिसिस ये वो सीबीएसई में कब कब क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, 2015 का सीबीएसई में आया हुआ। कैसे आप कह रहे थे कि जो है सप्लाई पढ़ना ही नहीं है सर। दो 2018 में भी सप्लाई आया हुआ है, 2015 में ऑल इंडिया, ये तो दिल्ली बोर्ड वाला है। एग्रीगेट डिमांड, फॉरेन में एग्रीगेट डिमांड, अच्छा ठीक। यहाँ पे 2016 में क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिस्टिंग्विश करना है। जो जितने पुराने क्वेश्चंस हैं उन सभी को तो पढ़ ही लेने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है। आपके भी किताब में होगा ही ये सब, है ना, इसको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, काफी कुछ है इसमें। ये क्या है, डूज एंड डोंट्स, डेरिवेशंस ऑफ सी फंक्शंस, ये सॉल्यूशन सब दिया हुआ है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, यही है ना, यही पढ़ना है कल। जी सर। चलिए तब तो कल पढ़ते हैं इसे। कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, इसमें कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये सारी बातें पढ़नी है। टोटल इसमें कितना चैप्टर है इस किताब में, कंटेंट में देखिए जरा। हाँ, टोटल 9। कितने किताबें हैं आपके पास, एक ही किताब में तो सारा होगा ना। लास्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट।
पार्ट बी का, और इधर फिर चैप्टर 4 आ गया पार्ट ए में। अच्छा, मतलब 4 चैप्टर उसमें है और 9 चैप्टर मैक्रो में है ना? मैक्रो इकोनॉमिक्स में 9 चैप्टर्स हैं और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 4 चैप्टर कह रहे हैं आप, है ना? क्या? सर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का इधर सर 11 लास्ट चैप्टर 11 बता रहा है, मतलब इसमें सर 9 ही चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हाँ अच्छा ठीक, 9 चैप्टर है, देख लेते हैं जरा हम भी। 9 चैप्टर हो गया। गवर्नमेंट, ये सब नहीं है? गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। यहाँ तो 12 दिख रहा है बेचा। सर लास्ट इसमें बस बैलेंस ऑफ पेमेंट है। हाँ हाँ, लास्ट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट ही है। ठीक, ये हो गया मैक्रो का ना। हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा अब चाहे इसमें है ये, ठीक। और उसके बाद जो है 4 चैप्टर उसका पढ़ना है। 4 ही होगा ना उसमें? उसमें कितना है? जी उसमें तो हाँ उसमें 4 ही है। 4 है, क्योंकि 4, 4 ही 4। हाँ, कंटेंट में 4 यूनिट होगा, यूनिट 4 होगा। ठीक, ठीक है, मतलब 1 से 1.5 महीने में ये समाप्त हो जाएगा इकोनॉमिक्स, 2 महीने तक में। बीएसटी भी हो ही जाएगा जनवरी तक में। ठीक, जी उसके बाद खाली रिवाइज 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 करते रहना है। ठीक, कल मिलते हैं। जी।